नमस्कार साथियों। कक्षा 10 में विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग एक बार फिर से आपके यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बन तथा इसके यौगिक। चलिए हम अपने प्रश्नों से शुरू करें। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास में है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सीखें संयोजकता, या इसको हम कहते हैं वैलेंसी, क्या होता है। तो हम कहेंगे संयोजकता किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, कहाँ, जो उसका बाह्यतम कोश है, जो सबसे बाहर की ओर उपस्थित है, उस बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन या तो वो ग्रहण करेगा या देगा या फिर साझा करता है। ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो हम उस पर्टिकुलर एटम के लिए वैलेंसी के रूप में या संयोजकता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी दिए गए परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का ये जो नियम है इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। और 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों कंप्लीट करने हैं? क्योंकि जैसे ही बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा हो जाएगा। कैसा? अक्रिय गैस जैसा विन्यास यहाँ पर हो जाता है। और जैसे ही अक्रिय गैस का विन्यास होगा, हम कहेंगे परमाणु उदासीन हो जाता है या रासायनिक रूप से सबसे स्थायी अवस्था को ग्रहण कर लेता है। तो किसी भी परमाणु को बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए या तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ग्रहण करेगा, देगा या साझा करेगा, तो उसी संख्या को हम उस परमाणु की संयोजकता या वैलेंसी कह देंगे। अब यहाँ हम कार्बन की पूछी गई है बात, तो कार्बन के लिए कहें, कार्बन का एटॉमिक सिंबल होता है 6C, यानी इसका परमाणु क्रमांक है 6। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 6। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 6, क्योंकि जितने प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वाले कण भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो दोनों की संख्या अगर 6 है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और दूसरे कोश में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बाह्यतम कोश यानी जो नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर है, परमाणु के केंद्र में नाभिक और उस नाभिक के सबसे अधिक दूरी पर है, तो ये पहले कोश में कितने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए और दूसरे कोश में 4 हो गए। और करने कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, उसके लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड होते हैं। तो यह 4 और इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और साझा करने की वजह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर से चेक करें। सबसे पहले हमने सीखा संयोजकता, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो गई? 8 - 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, तो 4 इसकी हो जाएगी संयोजकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो देखो, जब भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में संयोग करेंगे तो निश्चित अनुपात में संयोग करने से बन जाएगा यौगिक। और कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो कार्बन के हाइड्रोजन से संयोग करने से बने हुए यौगिक एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है जिसमें बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। इन्हें अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ध्यान दें, हैलोजन, हम जानते हैं हैलोजन आवर्त सारणी में पाए जाने वाले 17वें वर्ग के सदस्य हैं, जिसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे अक्रिय अधातुएं आ जाती हैं, अधातुएं हमारी आ जाती हैं। अम्लराज, ये हमने कहा ये कॉम्बिनेशन होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का। यह प्रबलतम अम्ल है जिसमें अक्रिय धातुओं को भी डिसॉल्व करने की ताकत होती है। चौथा हमारा है आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। क्या होते हैं? हम कहेंगे तो आयनिक यौगिक वे हैं जिनमें विपरीत आवेशित आयन्स परस्पर मिलकर के यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जिनमें जनरली धातु धनायन और अधातु ऋणायन होते हैं। जैसे सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन से मिला हुआ आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड हमारा हो जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके जो यौगिक बनेंगे उन यौगिकों को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पर कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं। देखिए हमारे पास में टर्म है संतृप्त, तो संतृप्त के लिए हम कहेंगे वो जो जिनमें कार्बन की सभी चारों संयोजकताएं, कार्बन की सभी चारों संयोजकताएं चार एकल बंध द्वारा कंप्लीट होती है, किसी प्रकार का द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण नहीं होता, ऐसे यौगिक हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें ऐसे यौगिकों को हम क्या कह देते हैं, एल्केन कह देते हैं। देखो यहाँ पर नाम में हमारे जो सफिक्स, जो प्रत्यय लगा हुआ है, इस प्रत्यय को हम देखें तो जो एल्केन है उसमें हमारे प्रत्यय है एन, एल्कीन में क्या है यहाँ इन, और एल्काइन में है आइन। तो जब सफिक्स एन लगा हुआ होता है तो इसमें हम कहेंगे कार्बन परमाणुओं के मध्य में कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित है। एल्कीन में यहाँ कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध उपस्थित होते हैं, जबकि एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के मध्य में त्रिबंध उपस्थित होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने आपको बताया कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में कैसे एकल बंध पाया जाता है, एक ही बंध पाया जाता है, यानी दोनों परमाणुओं के मध्य में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, और युग्म में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा जब इनके मध्य में होगा तो बनने वाले यौगिक हमारे हो जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनकी कॉमन श्रृंखला को हम कह देते हैं एल्केन। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान दें सबसे पहले हमें प्रश्न में बोला हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब हम कहेंगे कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध से अधिक मात्रा में बंध उपस्थित होते हैं, या तो द्विबंध या तो त्रिबंध उपस्थित होंगे। तो जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने द्विबंधन या 2 बॉन्ड उपस्थित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जब कार्बन परमाणुओं के मध्य में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्कीन। ठीक है, यहाँ इनका सफिक्स या प्रत्यय क्या है, इन। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम के लास्ट में अगर इन लगा हुआ है तो हम कहेंगे कम से कम एक कार्बन द्विबंध कार्बन यहाँ पर उपस्थित होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच 3 बंध पाए जाते हैं। तो फिर से कार्बन परमाणुओं के मध्य में अगर ट्रिपल बॉन्ड या 3 बंधन है तो ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाएंगे, एल्काइन कहलाते हैं। तो देखो हम एक कॉमन टर्म याद रख सकते हैं, अगर सफिक्स एन लगा हुआ है तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बंड वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर सफिक्स इन लगा हुआ है तो यह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, और अगर आइन लगा हुआ है तो यह कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे। तो एन, इन और आइन, इनके पहले जो एल्क लगा हुआ है यह कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने का काम करेगा, क्योंकि कितने कार्बन परमाणु है उसके आधार पर हम इसका नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एन है तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन एकल बंध वाले यौगिक होंगे, और अगर इन और आइन है तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक, अगर इन है तो द्विबंध वाले एल्कीन, और अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन यौगिक हमारे पास में होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस दिए गए प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। सामान्य सूत्र यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम दिए गए एल्केन श्रेणी के जितने भी हमारे पास में यौगिक हैं उन सभी का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र इसमें से कौन सा होगा, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें हमारे पास में है CnH2n+2, जहां n क्या है, यहाँ n कार्बन श्रृंखला में उपस्थित नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के काम आता है। अगर n बराबर 1 है, जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, यहाँ फॉर्मूले से हम निकालें C1H2 इंटू n यानी 2+2, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा CH4। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का सबसे पहला सदस्य नाम हो जाएगा
मेथेन। इसी प्रकार अगर हम n बराबर 2 रखें तो ये हो जाएगा हमारा C2, यहाँ हो जाएगा C2N, 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 प्लस 2, कितना, ये हो जाएगा हमारा C2H6 और इसका नाम हो जाएगा एथेन। देखो सफिक्स सबके लास्ट में एन हमारा आ रहा है, दैट मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही n बराबर 3 के लिए हम इसको लिखेंगे C3H8 यानी ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ देखें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। देखें हमने कहा जब एल्केन है तो कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध होगा और कार्बन की रिमेनिंग 3 वैलेंसी जो है वो भी एकल बंध द्वारा कंप्लीट होंगी। अगर यही एल्कीन होता तो एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में कम से कम एक द्विबंध होगा और जैसे ही द्विबंध आएगा यानी एक नया बंध 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य बनेगा, वैसे ही फॉर्मूले में से 2 हाइड्रोजन परमाणु हमारे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एल्केन का हमारा फॉर्मूला था CnH2n+2, तो एल्कीन का क्या हो जाएगा, हम उसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम करें, ये हमारा हो जाएगा CnH2n। ठीक है, CnH2n, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन परमाणु थे वो एक डबल बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से हमने उनको कम कर दिया। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा देखिए CnH2n। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां पर हम कहें n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और ध्यान दें हमने कहा एल्कीन है यानी 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब कम से कम n जो है उसका मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो n का मिनिमम वैल्यू 2 होगा। n बराबर 1 पर किसी प्रकार का कोई एल्कीन या किसी प्रकार का कोई एल्काइन हमारा नहीं बनेगा। तो n बराबर 2 के लिए अगर हम फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा C2H4 और इसे हम कहेंगे एथीन। 2 कार्बन वाली श्रृंखला का नाम हमारा है एथ और हमने सफिक्स लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया इन, तो ये हो जाएगा एल्कीन। इसी प्रकार अगर हम n बराबर 3 कार्बन रखें तो ये हमारे पास में हो जाएगा C3H6। 3 कार्बन वाली श्रृंखला को हम कहेंगे प्रोप और नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो देखो हमने कहा एल्केन सामान्य सूत्र था CnH2n+2। अब इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध उपस्थित है। जैसे ही कार्बन परमाणुओं के मध्य में डबल बॉन्ड आया यानी बंधों की संख्या एक एक्स्ट्रा आ गई तो हमने क्या कहा, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है यानी फॉर्मूला रह गया CnH2n। तो ये तो हमारे थे एल्केन और जब 2n रहा तो इसको हमने कह दिया एल्कीन। ठीक है, अब अगर कार्बन परमाणुओं के मध्य में बंधों की संख्या 3 रह जाती है, कितनी, 3 रह जाती है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। यहाँ हम कहें देखो ये वाला जो हमारा बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन की 3 वैलेंसी अगर हमारे पास में है तो कार्बन की 3 वैलेंसी यानी 2 बंध कार्बन परमाणुओं के मध्य में एक्स्ट्रा बने हुए हैं। तो जब 2 बंध एक्स्ट्रा बनेंगे तो एक बंध के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बंध के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ से कम हो जाएगी। तो ओवरऑल फॉर्मूले में हम लिखेंगे एल्कीन के फॉर्मूले से 2 हाइड्रोजन परमाणु और कम हम यहाँ पर कर दें, यानी फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा CnH2n-2 और ये कॉमन फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करेगा किसे, एल्काइन को। ठीक है, यहाँ n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फिर से हम कहें ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु यहाँ उपस्थित होने चाहिए, यानी n बराबर 2 अगर हम रखें तो ये हो जाएगा C2H4-2 यानी कि C2H2। इसे हम कहते हैं एल्काइन और एल्काइन में भी पहला एल्काइन यानी एथाइन और इसका कॉमन नाम क्या होता है, एसिटिलीन, भी इसी को ही कह देते हैं। ऐसे ही n बराबर अगर 3 हम लोग रखें तो ये हो जाएगा C3 और यहाँ हो जाएगा 3 × 2 यानी 6-2 तो C3H4 और ये हमारा हो जाएगा प्रोपाइन। आइन सफिक्स अगर लगता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स कॉमन फॉर्मूला एल्काइन के लिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2। अगला प्रश्न देखें एल्केन में कार्बन परमाणुओं के मध्य बंधन होता है। तो देखो सफिक्स लगा हुआ है उसको ध्यान दें, क्या सफिक्स लगा हुआ है, एन सफिक्स लगा हुआ है। एन का मतलब कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध होता है और कार्बन की रिमेनिंग
3 वैलेंसी, भाई टोटल 4 वैलेंसी होंगी, 4 में से 1 वैलेंसी तो कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा कंप्लीट हो गई, बाकी बची हुई 3 वैलेंसी जो है वो अलग अलग परमाणुओं द्वारा कंप्लीट की जाती हैं। तो कार्बन परमाणुओं के मध्य में कितने बंध हो गए, एक बंध यहाँ पर उपस्थित होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंधन पाया जाएगा। हम कहेंगे फिर से एल्कीन है, सफिक्स इन लगा हुआ है, दैट मीन्स कार्बन परमाणुओं के मध्य में कम से कम 2 बंध यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जब 2 बंध उपस्थित होंगे तो इस श्रृंखला को हम कहेंगे एल्कीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें इसी प्रकार, एल्काइन यानी फिर से हम कहेंगे कार्बन परमाणु के मध्य में कितने 3 बंध यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, मेथेन किसका उदाहरण है। तो देखिए मेथेन नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। एन का मतलब यह एल्केन श्रेणी का सदस्य होगा। कौन सी श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का सदस्य होगा। यहाँ दूसरी बात हम लोगों को जो सीखनी है कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3, 4 या 5 है तो इन्हें क्रमशः मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट या पेंट कहा जाता है, और सफिक्स वो कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध की उपस्थिति के आधार पर क्रमशः एन, इन या आयन हम लगा सकते हैं। तो देखो नाम लिखा हुआ है हमारा मैथ एन, ठीक है, मैथ प्लस एन, यानी एन है तो कार्बन कार्बन एकल बंध है, और मैथ है इसका मतलब कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, केवल एक कार्बन परमाणु है। तो कार्बन परमाणु की यदि सभी चारों संयोजकताएं 4 एकल बंध द्वारा भरी जाती हैं तो ऐसे यौगिक हमने क्या नाम दिए थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम दिया था। तो यह कार्बनिक यौगिक भी है, प्लस कार्बनिक यौगिक के साथ कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और कार्बनिक यौगिकों को हम कॉमन नेम क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक कर दिया। तो ये संतृप्त है क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 एकल बंध द्वारा कंप्लीट है, प्लस कार्बनिक यौगिक का कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। सबसे सरल का मतलब जो सबसे छोटा होता है, जो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मिनिमम होती है, तो हम कहेंगे सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें एक ही कार्बन परमाणु हो और कार्बन की सभी चारों संयोजकताएं 4 एकल बंध द्वारा कंप्लीट होती हैं। तो ऐसा यौगिक हमारा कौन सा होता है, मेथेन होता है, जिसका फॉर्मूला हमारा रहेगा CH4, और इसका कॉमन नेम हम कहते हैं मार्श गैस। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दलदल वाली भूमि पर बनने वाली गैस है, प्लस इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, जिसका उपयोग भोजन बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ये जो हमारी गोबर गैस का फॉर्मेशन होता है, उस गोबर गैस में मेन कंपोनेंट जो पाया जाता है वो हमारा CH4 या मेथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एथेन का आणविक सूत्र हमें दे रखा है C2H6, वैसे भी हम निकाल सकते हैं। एथेन है, देखिए चेक करें, एथेन है और एथेन का सफिक्स क्या है, एन, और प्रीफिक्स में यहाँ लिखा हुआ है एथ, और एथ के लिए मैंने आपको बताया अभी ये कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, C2, तो ये होगा C2 और यहाँ हो जाएगा H2N+2 यानी C2H6। ठीक है, एथेन, इसमें कितने सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे, तो देखो हम कहेंगे यह एल्केन है, यानी कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होगा, और कार्बन के रिमेनिंग 4 वैलेंसी जो है, हर कार्बन परमाणु की अलग अलग 4 वैलेंसी में से बाकी की 3 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा बन गई। तो यहाँ पर कितने कि एक सिग्मा बंध कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य, एक दूसरे कार्बन हाइड्रोजन, 3 कार्बन हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध हो गए यहाँ पहले कार्बन परमाणु पर, और ऐसे ही 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध हो गए दूसरे कार्बन परमाणु पर, यानी टोटल कितने हो गए, 3 + 3 यानी 6 सिग्मा बंध यहाँ पर हो गए, और एक सहसंयोजक बंध कार्बन परमाणुओं के मध्य पाया जाता है, यानी टोटल 7 सहसंयोजक बंध इस एल्केन में या एथेन में हमारे पास में पाए जाते हैं। दैट ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मेथेन यानी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, फॉर्मूला देखें तो यह CH4 होगा, और संरचना देखें तो यहाँ कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा
4 सहसंयोजक बंध से जुड़ी हुई है। तो कितने, 1 2 3 4 हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः 1 2 3 और 4 सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। देखो प्रोपेन यानी सफिक्स क्या लग गया, एन, इसका मतलब कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध होंगे। इसका मूल शब्द प्रोप है और प्रोप के लिए मैंने आपको बताया कार्बन परमाणुओं के मध्य में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी मैंने 3 कार्बन परमाणु यहाँ पर अरेंज कर दिए। ठीक है, अब हर कार्बन की कितनी संयोजकताएं हैं, 4, जिसमें से देखो कार्बन नंबर 1 की एक संयोजकता तो कार्बन नंबर 2 के साथ बंध बनाने में कंप्लीट हो गई। रिमेनिंग 2 वैलेंसी किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा हमारी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही दूसरा वाला जो कार्बन है उसकी एक संयोजकता कार्बन नंबर 1 के साथ और दूसरी संयोजकता कार्बन नंबर 2 के साथ बंध बनाने में कंप्लीट हो जाती है। तो बाकी बची हुई संयोजकताएं ये 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कंप्लीट कर ली जाएंगी। ऐसे ही कार्बन नंबर 3 की बाकी बची हुई 3 संयोजकताएं यह 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा बंध बनाने में काम आ जाती है। तो टोटल सहसंयोजक बंधों की संख्या अगर हम काउंट करें तो देखो, पहला कार्बन हाइड्रोजन बंध यानी 1, दूसरा तीसरा कार्बन हाइड्रोजन बंध, इसी तरह से चौथा और ये 5वां कार्बन हाइड्रोजन बंध, फिर 6 7 8। तो 8 तो हमारे पास में है कार्बन हाइड्रोजन बंध। ठीक है, साथ ही कार्बन बंध नंबर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में एक कार्बन कार्बन सहसंयोजक बंध और इसी तरह से कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में भी एक कार्बन कार्बन सहसंयोजक बंध। तो टोटल 2 सहसंयोजक बंध हमारे पास में यहाँ पर हो गए। तो 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 कार्बन कार्बन एकल बंध, यानी टोटल बंधों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। तो C3H8 में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, हम कहेंगे 10 सहसंयोजक बंधन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त की क्या पहचान, कि कार्बन परमाणुओं के मध्य में या तो कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए या फिर कम से कम एक त्रिबंध होना चाहिए या फिर द्विबंध और त्रिबंध परमाणु बंधों की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चेक करें, हमने कहा अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो यह सब कुछ होगा, एल्कीन या एल्काइन होगा, लेकिन ये एल्केन नहीं होगा। और एल्केन का सामान्य संरचना सूत्र क्या था, हम लोगों ने लिखा था दैट CnH2n+2 था। तो वह यौगिक जो इस फॉर्मूले को कंपाइल नहीं करता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अनुसूत्र नहीं दर्शाता, वह सारे के सारे क्या होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। जैसे इसे चेक करें, CH4 यानी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 के लिए देखें C1 यहाँ हो जाएगा H2+2 यानी H4। तो पहले वाला तो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार देखें दूसरे के लिए, यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, तो ये हो जाएगा H2 × 2+2 यानी टोटल कितना हो गया, C2H6। तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन तीसरे वाले में चेक करें, C2H4, यहाँ देखिए कार्बन परमाणु की संख्या है 2 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4। होनी कितनी चाहिए थी, संतृप्त होने के लिए 6 होनी चाहिए थी, लेकिन 6 से कितनी कम है, 2 हाइड्रोजन परमाणु कम है। इसका मतलब हमने कहा जितने हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे उतने ही कार्बन परमाणुओं के मध्य में बंध बढ़ते चले जाएंगे। हर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी के लिए एक बंध एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ देखो 4 बंध थे और 2 हाइड्रोजन परमाणु की कमी के लिए एक नया बंध आ गया, तो ये क्या बन गया, एल्कीन बन जाता है। और यह क्या होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C2H4। नाम कहें तो नाम इसका हो जाएगा एथीन। इन जो सफिक्स लगा हुआ है वो किसे, एल्कीन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, जिसमें हम कहेंगे कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं। 3 आबंध का मतलब कार्बन परमाणु 3 आबंध बना रहे हैं, यानी यह फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एल्काइन का होना चाहिए। और एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2 है। तो वह यौगिक जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना अणुसूत्र रखता है वह एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। चेक करें, देखो अभी हमने कहा CH4 यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है,
C2H6 यह भी 2 कार्बन वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C3H4 इसको हम चेक करें, यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 रखें, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 यानी कितना हो गया C3H6 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा हमारा C3H4। तो ये हमारे एल्काइन के फॉर्मूले से मेल खाता है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन को रिप्रेजेंट करने वाला हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के मध्य 3 बंध होते हैं, हम कहेंगे C3H4 में ऐसा होता है। नेक्स्ट C3H8 फिर से चेक करें, यह हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से एल्काइन है, एल्काइन यानी वह जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है। चेक कीजिए, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और 1 के लिए तो फॉर्मूला CH4 होगा, ये तो हमारा है संतृप्त यानी ये क्या हो गया एल्केन। नेक्स्ट C2H2 कार्बन परमाणु की संख्या है 2, 2n यानी 2 × 2 - 2, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C2H2। इस यौगिक को हम नॉर्मल नाम दे देते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। और अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम इसका हो जाएगा एथाइन, यानी यह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रखने वाला एक कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट C2H4 यह भी हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यह 2 कार्बन द्विबंध वाला कार्बनिक यौगिक है, इसीलिए हम इसको एथीन नाम दे देते हैं और यह एल्कीन है। और यहाँ C2H6 यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन वाला होगा, जिसे हम नाम देंगे एथेन। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इनमें भी ऑप्शन नंबर सी जो है यह एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कार्बन द्विबंध कार्बन यहाँ उपस्थित होंगे। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो एल्काइन को प्रदर्शित करता है, जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उपस्थित हो जाता है। दैट ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखें, एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या कितनी होती है। देखो चेक कीजिए, यहाँ आपको नाम दिया हुआ है एथ और इसका सफिक्स लगा हुआ है इन, इन यानी कार्बन कार्बन द्विबंध यहाँ पर हमारा पाया जाएगा। तो प्रश्न हमें सफिक्स देखते ही सॉल्व हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 बंध यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। देखिए एल्काइन यानी आइन यहाँ पर लिखा हुआ है और आइन के लिए हमने कहा कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने, कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित होगा। तो एल्काइन में कार्बन परमाणु के मध्य कितने, 3 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या होती है। देखिए एसिटिलीन ये हमारे कार्बनिक यौगिक का कॉमन नाम है, जिसको अपन बोलते हैं एथाइन। तो चाहे एथाइन नाम देखने को मिले और चाहे एसिटिलीन नाम देखने को मिले, बात एक ही है। ठीक है, एथाइन हो चाहे एसिटिलीन हो, दोनों एक ही कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे होगा फॉर्मूला, तो हम कहेंगे देखिए एथ है यानी कार्बन परमाणु की संख्या है 2 और आइन है तो यह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, यानी यहाँ हम लिखेंगे C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। तो एसिटिलीन इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या, अब ये आइन है तो कितने बंध होंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। एक छोटी सी बात जो इस एसिटिलीन के साथ में हमें याद रखनी है, एसिटिलीन के साथ में ऑक्सीजन गैस का जो मिक्सचर है उसको हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के रूप में काम में लेते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में हम इसे काम में लेते हैं और इसका उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। किसमें, गैस वेल्डिंग में। जो हमारे घरों पे लोहे की कोई चीज टूट जाती है उसका जो वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिक्सचर काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। यहाँ इस IUPAC का फुल फॉर्म हम लोग सीख लें। IUPAC में I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल
U4 union of P4 pure, A4 and applied, APPLIED, और C4 केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, इनके सभी के प्राइमरी लेटर्स आई, यू, पी, ए और सी को मिला करके IUPAC शब्द बना हुआ है। इस IUPAC के अकॉर्डिंग, या इस IUPAC जो है एक कॉम्बिनेशन है, एक संगठन है जिसमें सभी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक या एक पैमाना हम लोगों ने सेट किया हुआ है, और कार्बनिक यौगिकों का आधुनिक नाम उसी के आधार पर दिया जाता है। तो यहाँ ये कॉमन नेम हमें दिया हुआ है एथिलीन, और हमसे पूछा है इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथीन। एथीन का मतलब, जहां इन सफिक्स के लिए हम कहेंगे कि यह कार्बन द्विबंध कार्बन को प्रदर्शित करने वाला हाइड्रोकार्बन है, और एथ लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 कार्बन परमाणु यहाँ इस श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है। तो आपसे पूछा हुआ है लिक्विड स्टेट में निम्न में से कौन पाया जाता है, तो हम जानते हैं एथेनॉल, जो कि अल्कोहल होती है, वो हमारे लिए कमरे के ताप पर द्रव होती है। इसके अलावा एथेन, मेथेन और एथाइन, ये तीनों ही कमरे के ताप पर कैसी होती हैं, गैस होती हैं। ठीक है, जिसमें मेथेन, इसको हम नाम दे देते हैं मार्श गैस का। एथाइन, ये आपकी एसिटिलीन, जो मैंने अभी बताया ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के रूप में आपके उपयोग की जाती है, तो एसिटिलीन और ये मार्श गैस, ये तीनों ही हमारी क्या है, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होती है। जबकि अल्कोहल, जिसका कॉमन फॉर्मूला होता है C2H5OH, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हमारा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला यौगिक है। तो देखिए, सोडियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला होगा CH3COONA, और इसको अगर हम सोडा लाइम के साथ गर्म करें, देखो लाइम यानी कि चूना, और सोडा यानी कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर अपन इसको गर्म करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम के साथ में जब इसको आप गर्म करेंगे, तो यहाँ ध्यान दें, जैसे ही हम इसको सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं, इस कार्बनिक यौगिक में जितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, देखिए कितने हैं, 1 और 1, 2 कार्बन परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं। तो 2 में से 1 कम कार्बन वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, एल्केन यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितने कार्बन थे, 2 कार्बन परमाणु यहाँ उपस्थित थे, तो यहाँ 1 ही कार्बन वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन CH4 हमें प्राप्त हो जाता है। और इस एल्केन का क्या नाम रखेंगे, मेथेन, हम इसका नाम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बन जाएगा, 1 कम कार्बन वाला, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 1 कम कार्बन वाला एल्केन यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, ये हमारे प्रश्न थे जिसमें हमने कार्बन और उसके यौगिकों के संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।